एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। फार्मा का सीरीज ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। फार्मा का एक बहुत ही लंबा वीडियो, लगभग 1 घंटे से ऊपर का वो वीडियो है, वो मैं डाल चुकी हूँ, जिसमें हमने हेल्थ केयर सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर के बारे में कुछ बात की थी। आई होप आपको वहाँ से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का आपको एक ओवरव्यू मिला होगा, आपको समझ में आया होगा हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स एंड इसमें क्या रोल है रॉ मटेरियल्स का, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफली समझाया था, एंड चाइना का क्या रोल है, एंड एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान हो रहा है, वो सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी। हालांकि मैं हर एक चीज़ को और डिटेल में समझाऊंगी आगे चलकर, बट आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, एक बेस लेयर आपका इस्टेब्लिश हो गया होगा, राइट। एंड टुडे इन दिस वीडियो हम एपीआई को स्टडी करेंगे। एपीआई जो है उसके अंदर और कौन कौन से टाइप के एपीआई आते हैं। हमें ये तो पता है एपीआई बनता कैसे है, किस किस टाइप के रॉ मटेरियल उसमें चाहिए होते हैं, एंड कौन से स्टेज पे एपीआई इट्स इन द मिडिल पार्ट केएसएम के बाद में, एंड उससे फॉर्मुलेशंस बनते हैं। फॉर्मुलेशन आपका इंजेक्शन के रूप में भी हो सकता है, या फिर कोई दवाई के रूप में हो सकता है, और भी कई सारे तरीकों में हो सकता है। ये चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम जानेंगे कि हाउ एपीआई के अंदर भी और सब टाइप्स है एपीआई के, एंड कौन से एपीआई का डिमांड सबसे ज़्यादा है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, क्यों है, आगे चल के उसकी अपॉर्चुनिटी कैसी है, इंडिया के लिए क्या एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी वहाँ पर दिखता है। मतलब ओवरऑल हम थोड़े से एपीआई के डेप्थ में जाएंगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यार लेट्स स्टार्ट। एपीआई कितने टाइप के होते हैं? 5 से 6 टाइप के लगभग हमारे एपीआईज होते हैं मेन। उसके अंदर आप कई सारी और सब पार्ट्स निकलते ही जाएंगे, उसमें कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन केमिकल्स एंड द केमिस्ट्री बायोलॉजिक्स। सो इतना डिटेल में जाना, हालांकि हम काफ़ी हद तक स्टडी करेंगे, बट हमें कोई डॉक्टर की तरह हम लोग नहीं स्टडी कर सकते उसको। एपीआई के जो सब टाइप्स है, 5 to 6 टाइप के मेन एपीआईज है, एंड उसके अंदर और आते रहते हैं। द वेरी फर्स्ट एंड द वेरी कॉमन इज कमोडिटी एपीआई, जिसके बारे में मैंने थोड़ी सी बात आपसे पहले करी थी, बट इसको और डिटेल और डेप्थ में हम लोग पढ़ने वाले। या जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। इट इज़ कमोडिटी, इट इज़ वेरी लाइक, कमोडिटी उन चीज़ों को सिग्निफाई करता है जो कि ईजिली अवेलेबल है। इट्स लाइक कि जो तोल के भाव पे कहीं ना कहीं आती है, जिनका कुछ भाव होता है, एंड अगर वो सप्लाई एंड डिमांड का खेल होता है कम्प्लीटली, एंड वहाँ पर उन पर्टिकुलर चीज़ों को हम कमोडिटी के रूप में जानते हैं यूजुअली, राइट। कमोडिटी एपीआई का मतलब भी सेम ही है। इट इज़ द एपीआई जो हर जगह यूज़ होता है, एंड वेरी बेसिकली वेरी सिंपली इसका जो रोल है फार्मा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है। नॉर्मल दवाई, एक नॉर्मल दवाई जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, उसमें जेनरिक भी हो सकता है, उसमें पेटेंटेड भी हो सकता है। उसका मैं नहीं कह रही हूँ, जेनरिक एंड पेटेंट के बारे में ऑलरेडी बात मैंने की थी पहले, फिर से बता देती हूँ। पेटेंट इज़ लाइक कि पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन है, पर्टिकुलर उसका कुछ फॉर्मूला है, एंड उसको आपने पेटेंट करवा लिया है कि आपके अलावा उसको और कोई नहीं यूज़ कर सकता। तो जब तक वो पेटेंट है, उसकी वैल्यू है, उसकी ब्रांड वैल्यू है, उसका जो फॉर्मूला है वो सेफ है, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता, उसको कोई अपना नया टच नहीं दे सकता। एंड जब वो जेनरिक हो जा रहा है, मतलब जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जा रहा है, तब वो जेनरिक कैटेगरी में आता है, यानी अब वो पब्लिकली अवेलेबल है, एंड उसको हर कोई यूज़ कर सकता है, उससे नया नया इनोवेशन कर सकता है, नई नई चीज़ें उसके साथ में बना सकता है। इट्स नॉट सेफ एनी मोर। ये वाली बात हो जाती है, इट्स पब्लिक, राइट, इट्स नॉट योर्स एनी मोर। अब वो पब्लिक है, अब वो पूरे इंडस्ट्री के पास में है, पर्टिकुलर डेटा, आपकी जो भी रिसर्च है, जो कुछ भी स्टडी है। कमोडिटी के अंदर मेजरली आपकी जेनरिक दवाइयाँ होती है, जिनका पेटेंट एक्सपायर हो चुका होता है, जिनको बल्क में बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एक नॉर्मल सी पैरासीटामोल है जो हम लोग सब कंज्यूम करते हैं, हमेशा से हमने खाई है कभी ना कभी अपनी लाइफ में। द थिंग इज कि पैरासीटामोल का जो प्रोडक्शन है वो बल्क में होता है। जो कमोडिटी एपीआई हमेशा बल्क में बनेगी, एंड क्योंकि वो बल्क में बनाई जाती है, उनके पास अब प्राइसिंग पावर नहीं होता है, उनके पास में एक उल्टा प्रेशर होता है कि आप उसमें अपना मार्जिन सेक्रीफाइस करो एंड उसकी कॉस्ट को घटाओ, ठीक है, क्योंकि वो जेनरिक है। जेनरिक का स्वभाव है कि वो सस्ती दवाएं होती है। मेजरली जो जेनरिक दवाइयाँ होती है, अनलेस इट्स अ ब्रांडेड जेनरिक, बट स्टिल ब्रांडेड जेनरिक हो चाहे कोई भी जेनरिक हो, उनकी प्राइसेस जो फार्मा वाली आपकी टैबलेट है जो पेटेंटेड है, उससे फार लाइक चीपर होती है। एंड टू मेंटेन दैट
चीप कॉस्ट, मतलब उसका जो चीप चीप वो है ना, एक अफोर्डेबल काइंड ऑफ नेचर है उसका, उसको मेंटेन करने के लिए उनको अपने मार्जिन्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उनको कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करना पड़ता है। जितना जो जितने कम कॉस्ट में बना सके इस इंडस्ट्री में, वही विजेता होता है। इसके लिए कोई मैटर नहीं करता कि आगे डिमांड क्या है, क्या क्या कुछ क्या है क्या नहीं है, हमें उसमें कुछ अच्छा डालना है, अच्छे मटेरियल्स यूज़ करने हैं, उनके लिए वो सब मैटर नहीं करता। इट्स जस्ट कि हम कितना ज़्यादा बना सकते हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बनाएंगे हम उतने हमारे मार्जिन्स बचा सकते हैं। यहाँ पे हार्डली 2 to 5% मार्जिन बचते हैं, वो भी तब जब आप बहुत ही बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, तब आपके 3 से 4 5% मार्जिन बचते हैं। यानी कि छोटे जो कंपनीज है उनका एग्जिस्ट करना मुश्किल है इस इंडस्ट्री में। अब इसका मेन रीजंस क्या है वो भी हम देखते हैं, बट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों इतना प्रेशर में इंडस्ट्री, वो तो हम समझेंगे, ये मैं आपको अभी बता दूंगी। बट द रीज़न इसकी, बट द थिंग इसकी, ये इंडस्ट्री कमोडिटी एपीआईज में, कमोडिटीज लाइक वो हर एक चीज़ में यूज़ होगा। वो जो एपीआई वो बहुत जनरल एपीआई है, वो हर एक दवाई का बेस है, मतलब कि पूरी फार्मा का बैकबोन है। आप उसको रिमूव नहीं कर सकते एंड उससे कुछ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। उस पर्टिकुलर कमोडिटी एपीआई वाले सेगमेंट में ज़्यादा चेंजेस पॉसिबल नहीं है, कोई बहुत बड़ा इनोवेशन भी पॉसिबल नहीं है। इट्स जेनरिक, वो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि वही नीड है। इट्स लाइक आप पानी के साथ थोड़ी ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। आप उसको अलग अलग फॉर्म में बना के, हाँ ये हो सकता है कि आप उसका कुछ अल्टीमेट वर्जन कुछ अलग उसका बना के एंड आप सेल कर रहे हो, बट पानी का जो बेसिक नीड है लोग उसको नहीं पिएंगे। लोग जो रॉ पानी है उसका डिमांड, उसकी नीड हमेशा वैसे की वैसे ही रहेगी, सो आप उससे कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं कर सकते हो। हालांकि जितनी बड़ी दवाएं हैं उनमें बेसिक जनरल एपीआई का यूज़ भी होगा, चाहे आप एक बहुत ही एक कोई कैंसर की और दवाई बना रहे हो, बट उसमें एक कोई मान लो पेन से रिलेटेड कोई एजेंट है, तो वो उसके अंदर जाएगा ही जाएगा। सो दिस इज हाउ एपीआई का, कमोडिटी एपीआई का रोल हर एक सेगमेंट में होगा। एपीआई में कमोडिटी एपीआई का होना बहुत आम सी बात है, एंड दिस द बैकबोन ऑफ फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है। एंड इसमें मेजर कॉस्ट आपका किस किस चीज़ों में आएगा, एक तो रॉ मटेरियल में आएगा। अब रॉ मटेरियल की ही सारी कहानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे चाइना वाला जो फैक्टर है ना, बहुत ज़्यादा हैवी फैक्टर है, उसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ आपके साथ। वो रिस्क वाले सेगमेंट में मैं इसको डिस्कस कर लूँगी। इसके अलावा पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, एंड इससे भी बड़ा रिस्क है पोल्यूशन ट्रीटमेंट। मान लो अगर कोई कंपनी पोल्यूशन के रिगार्डिंग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, वहाँ उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। मतलब पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी यू हैव टू लाइक, उसके लिए भी आपके पास में पैसा होना चाहिए, तब जाके आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। अपनी फैक्ट्री से मिनिमम वेस्ट को बाहर निकाल लिया एंड ऑल द थिंग्स, वेस्ट को ऑप्टिमाइज करना, वो सब चीज़ें आप मिनिमम लेवल पे कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत हैवी कैश, मतलब आप फार्मा चाहे पूरी इंडस्ट्री देख लो, कमोडिटी इज जस्ट वन एंड द स्मॉलेस्ट, मतलब जिसमें सबसे कम केपेक्स लगता है इस पूरी इंडस्ट्री का, वो एक सेगमेंट है। सोचो इसमें भी इतना हैवी केपेक्स है जो हम नहीं सोच सकते, बट ये इंडस्ट्री के हिसाब से सबसे लो केपेक्स वाला है। जब आप बाकी की एपीआई पढ़ोगे आपको लगेगा ओ माय गॉड, मतलब बहुत ही हैवीएस्ट केपेक्स है। सो इसमें भी बहुत हैवी केपेक्स है, एंड पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, आर&डी करने के लिए, टेस्टिंग, ट्रायल्स, रेगुलेशन, सबको मेंटेन करने के लिए यू नीड गुड अमाउंट ऑफ मनी इन योर हैंड, राइट। एंड इसके अलावा एक चीज़ और मैं बोलूँगी, इसका जो रोल है वो ये है कि इसके बिना कोई दवाई का होना पॉसिबल नहीं है। जो सारे फॉर्मुलेशन बनेंगे कमोडिटी एपीआई से बनेंगे। ये इंडस्ट्री बहुत लाइक एक क्रूशल इंडस्ट्री इंडिया के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, एक जो नॉर्मल दवाई है वो बिकना कभी बंद नहीं होगी, राइट। एंड इसके अलावा थोड़ा सा चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे इस पर्टिकुलर कमोडिटी एपीआई के अंदर। तो पहली बात तो कमोडिटी एपीआई किस किस तरीके की डिजीज़ को ट्रीट करेगी। बहुत नॉर्मल से डिजीज़, नोजिया हो गया, या फिर मान लो कुछ आपको बुखार है, उल्टी है, या कुछ ना कुछ चल रहा है आपकी बॉडी में। इस जस्ट लाइक क्या बेसिक हमारी जो रोज़मर्रा की छोटी मोटी बीमारियाँ होती है उनसे ट्रीट करता है हमारा कमोडिटी एपीआई, राइट। कुछ बेसिक इन्फेक्शंस हो गए, बीपी, डायबिटीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता है। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, सबसे पहला है प्राइस कंपटीशन। प्राइस यहाँ पे मान लो आपसे सस्ता, मैं यहाँ पे सिर्फ इंडिया लेवल की बात कर रही हूँ, 5 बड़े बड़े कंपनीज कमोडिटी एपीआई बनाते हैं। मान लो आपसे सस्ता अगर कोई इंडस्ट्री बना रही है, सॉरी आपसे सस्ता अगर कोई कंपनी बना रही है,
उसके पास में ऑटोमेटिकली डिमांड शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा प्रेफरेबल हो जाएगा, राइट। अब इसमें ना क्या सीन है, गवर्नमेंट जो है वो चाहती है, अगर आप जेनरिक की तरफ देखोगे, क्योंकि आजकल लोगों के लिए दवाई खरीदना, दवाई, हॉस्पिटल के बिल्स, ये सब कुछ बहुत ही हैवी कॉस्ट वाली चीज़ों में आता है। एंड ड्यू टू दैट गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को, आम जनता को एक कम से कम प्राइसेस में मिले। सरकारी हॉस्पिटल्स में तो दवाइयाँ फ्री होती है, राइट। तो उससे भी कहीं ना कहीं, कहीं तो कोई बना रहा होगा। अब इस इंडस्ट्री में होता क्या है, सरकार प्रेशर डालती है कि आप अपने प्राइस को कम करो, कम करो, कम करो। एंड कम करते करते कहाँ कहाँ जाएंगे वो लोग, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो कमोडिटीज़ बना रही है, कमोडिटी एपीआईज बना रही है। प्राइस एक लेवल तक कम कर सकते हैं, एक लेवल तक गिरा सकते हैं, उसके बाद में अगर आप प्राइस गिराने की बात करते हो तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। आप या तो कहीं ना कहीं अपने रॉ मटेरियल से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, या फिर आप कहीं ना कहीं अपनी जो फॉर्मुलेशंस है उसके उससे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आप R&D में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आप टेस्टिंग एंड ट्रायल्स में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, एंड ओवरऑल क्वालिटी पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट उसका आता है। एंड ये बहुत ही प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट है। जो सस्ता बनाएगा, जो सबसे ज़्यादा बनाएगा, बल्क में बनाएगा, वही जीतेगा। इस इंडस्ट्री में वो सबसे पहला, सबसे मतलब लाइक सबसे काइंड ऑफ किंग हो जाएगा उस इंडस्ट्री का, जो सबसे सस्ता बनाएगा, सबसे ज़्यादा बनाएगा, तो उसके पास भी कुछ पैसा बच जाएगा एंड लोगों को भी इवेंचुअली सस्ता मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसके अलावा चाइना, चाइना का क्या रोल है इसके अंदर। अब चाइना क्या करता है ना, क्योंकि इंडिया के लिए रॉ मटेरियल बनाना मुश्किल नहीं है, ना कि रॉ मटेरियल बनाना इम्पॉसिबल है, बट द थिंग इज़ कि रॉ मटेरियल बनाने के लिए बहुत कॉस्ट आएगी, जो कॉस्ट इंडिया के पास में बेयर करना उतनी है उनकी लाइक लेवल कैपेसिटी नहीं है कंपनीज के लिए, उतनी कॉस्ट बियर करना। द थिंग इज कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। इन सब एपीआईज को बनाने के लिए बहुत इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारे स्किल्ड लोग लगते हैं। ये तीन चीज़ आप याद रखना है, तीन चीज़ सबसे मेन चीज़ है। ये तीन चीज़ का आपको फार्मा में बहुत बड़ा मतलब रोल दिखेगा। इन सब के लिए पैसा लगता है। एंड एपीआई का रॉ मटेरियल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हैं, बट वो बहुत हाई कॉस्ट पे होगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है यूएस मार्केट में, यूरोप मार्केट में, अपनी दवाइयाँ फॉर्मुलेशंस बना करके उन देशों को बेचता है। अब यहाँ पर इशू क्या है ना, कि अगर इंडिया की दवाई, इंडिया खुद से ही रॉ मटेरियल बनाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका एपीआई का प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा। एंड वहाँ पे चाइना, जो कि हद से ज़्यादा सस्ते, हद से ही ज़्यादा सस्ते प्राइसेस पे अपने एपीआई को बेचता है ग्लोबल मार्केट में, राइट। ऑटोमेटिकली डिमांड जो है चाइना पे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वो सस्ता दे रहा है। वही सेम चीज़ अगर चाइना बनाने जाए, इंडिया से वे मोर सस्ती बनेगी, सेम क्वालिटी की मैं अगर बात करूँ तो उससे भी सस्ता जाएगा, तो चाइना उसमें भी मतलब वहाँ फिर चाइना की हवा निकल जाएगी, क्योंकि उन लोग के पास में इतना वो टेस्टिंग ट्रायल्स पे ध्यान नहीं देते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये रिसेंट में भी न्यूज़ भी आया था कि चाइना की काफ़ी कंपनीज बैन कर दी गई है ड्यू टू टेस्टिंग ट्रायल्स एंड ऑल द थिंग्स, वो प्रॉपर नहीं करते हैं। एंड इस वजह से चाइना पे ट्रस्ट करना इज काइंड ऑफ अ रिस्की थिंग, एंड फार्मा इज ऑल्सो लाइक अ वेरी क्रूशियल थिंग। एंड फॉर दैट रीज़न चाइना पे इतना ट्रस्ट अब नहीं है। हालांकि डिमांड पूरी इंडिया के पास में है, एक्सपोर्ट मार्केट की अगर आप देखोगे, बट वहाँ पे प्राइसिंग फैक्टर आ जाता है, कॉस्ट वाला फैक्टर आ जाता है, क्योंकि चाइना सस्ता दे रहा है तो इंडिया को जानबूझकर चाइना से ही लेना पड़ता है, ताकि यूएस मार्केट में सस्ते में बेच सके। एंड वहाँ अगर प्राइस बढ़ गई तो यूएस फिर तो डायरेक्ट एपीआई चाइना से ही ले लेगा ना, क्योंकि सेम क्वालिटी। अब यहाँ पे इशू क्या है ना, सेम ही क्वालिटी है, इंडिया की सेम क्वालिटी है एंड चाइना की सेम क्वालिटी, बट उसका जो प्राइस है वे मोर लेसर होगा देन दी इंडिया का प्राइस। इसका रीज़न है इलेक्ट्रिसिटी एंड द रिसोर्सेज। भारत सरकार में मतलब भारत में अगर आप देखोगे तो वहाँ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का आता है, कि वहाँ पे उनको बहुत ही हैवी कॉस्ट पे करना पड़ता है। बट चाइना में इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री, बहुत ही नेग्लिजिबल कॉस्ट है। एंड ड्यू टू दैट उनकी प्रोसेस, मतलब प्रोसेस की काफ़ी बड़ी कॉस्ट तो हट चुकी है ना, वहाँ पे पूरी सरकार चलाती है हर चीज़ को, एंड उनके कंट्रोल में है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर वो इस पर्टिकुलर फैक्टर से कॉस्ट कटिंग में हीरो बन जाते हैं, एंड इंडिया को मात खानी पड़ती है। एंड ऑटोमेटिकली इंडिया को फिर लाइक गरज मार के उनसे ही खरीदना पड़ता है अपना एपीआई, राइट। अपने एपीआई तो खैर इंडिया खुद बनाता है, बट रॉ मटेरियल्स उनको चाइना से ही लेने पड़ते हैं। एंड इस तरह से चाइना ने दबाव बना रखा है। एंड अगर मान लो कि इंडिया थोड़ा सा सस्ते प्राइस पे बनाना भी शुरू कर देता है,
100 रुपये का अगर चाइना प्राइस चल रहा है, कुछ भी ले लो, एंड इंडिया 90 पे आ गया, चाइना और ज़्यादा इसमें गिरावट लेके आएगा, उसको 50 पे ले आएगा। मतलब वो होता है ना, एक बिना चाहते हुए भी आपको ऑटोमेटिकली चाइना अपने कदमों पे झुका देगा। तो ये रीज़न है सबसे बड़ा, एंड इसका एक साफ साफ सा रीज़न है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट कहीं ना कहीं नहीं है। अब इसमें गवर्नमेंट को भी हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करेगी, उनके पास में भी रिसोर्सेज होने चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने के लिए। सो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की साइड से भी वो चाहकर भी कंप्लीट सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। इंडियन कंपनीज मर रही है पैसों के लिए, एंड यहाँ पर चाइना कंपनीज धीरे धीरे और ज़्यादा मार्केट को एक्वायर करती जा रही है इन द टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, नॉट दी फॉर्मुलेशंस एंड एपीआई, बट इन द टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल। एंड ये एक सबसे अच्छी चीज़ है कि इंडिया काम करता है तो अच्छे से करता है। इंडिया इज काइंड ऑफ अ लेबर इन टर्म्स ऑफ लाइक, अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखोगे हम एक लेबर की तरह काम कर रहे हैं। यूएसए वाले इसलिए नहीं हमसे बनवाते हैं क्योंकि उन्हें बनाना नहीं आता है, वो बनाना नहीं चाहते, इसलिए बनवाते ताकि उनकी तो कॉस्ट सस्ती पड़े, एंड जो भी खराबी हो, मतलब एनवायरनमेंट का जितना भी पंगा हो सारा हो, तो हमारे देश में रह जाए, उनके देश तक ना जाए, एंड वो हमें एज ए लेबर यूज़ करते हैं, राइट। सो दैट इज़ वाई इट्स लाइक वेरी चीप कंडीशन में हम लोग बैठे हैं, देखा जाए तो। मतलब वो होता है ना कि मजदूरों वाली बात, वो वाली बात यहाँ पर है, एंड इसका सोल्यूशन भी है इंडिया के पास, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। वो आपको और दूसरे एपीआई है, वो अपने आप आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे। सो ये दिस इज़ द चाइना वाला प्रॉब्लम, एंड पोल्यूशन रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। ऊपर से यूएसएफडीए खुद आकर के अपने रूल्स जो है, अपने रेगुलेशंस जो है इंडिया पे लगा रहा है। सो दैट इज़ वन अनदर प्रॉब्लम जो कि इंडिया को और मारे जा रहा है। रेगुलेशंस को फॉलो करते उनका केपेक्स, उनका पैसा खत्म हो जाता है, एंड वहाँ उनको अगेन सफ़र करना पड़ता है। सो एंड मार्जिन अगेन बहुत ही कम है। एक साइड से गवर्नमेंट प्रेशर कर रही है कि आप अपने मार्जिन को घटाओ, हमको सस्ते में बेचना है लोगों को, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एंड यहाँ पर कंपनीज जो है सिर्फ मार्जिन को कम करने के चक्कर में टेस्टिंग नहीं करती, रेगुलेशंस नहीं फॉलो करती, एंड कुछ भी सस्ता माल लगा के अपना प्रोडक्ट तैयार कर देती है, एंड दैट इज़ वेयर हमको और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा वो दलदल में फंसी हुई काइंड ऑफ इंडस्ट्री यहाँ पे दिखती है। एंड अगर हम हमारे प्रॉब्लम, अगर हमें हमारी बॉडी में है कोई डिजीज़ है, एंड हम उसमें बहुत ही सस्ती एकदम एक लो चीप क्वालिटी का कुछ दवाई खा रहे हैं, हमारी सेहत कहाँ से ठीक होगी, या फिर हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ से होगा। सो दिस इज़ अगेन वन क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी है, सिर्फ चैलेंजेस भी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया कि चाइना के अंदर एक इशू है कि वो लोग रेगुलेशंस को फॉलो उतना स्ट्रिक्टली नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करता है, एंड ड्यू टू दैट अब पूरा का पूरा ग्लोबल ट्रस्ट जो है चाइना से हटके इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लोग जो है इंडिया को ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, अगर इंडिया के लोगों से अगर हम काम कर रहे हैं, भले हम लेबर है, बट अगर काम करवा रहे हो तो काम अच्छा है। ये काइंड ऑफ एक जो इमेज है इंडिया ने ग्लोबल मार्केट में बनाई है। एंड इसका एक और ये भी रीज़न है कि कोविड के टाइम पे जैसे कि चाइना से सारी की सारी सप्लाई बंद हो गई थी, क्योंकि चाइना की मोनोपोली थी इन दिस पर्टिकुलर एपीआई एंड रॉ मटेरियल सेक्टर। बट कोविड में जैसे वहाँ से सप्लाई चेन बंद हो गई, एंड कुछ भी फार्मा पे बहुत बड़ा रिस्क आ गया। इस वजह से उस अलर्ट उस रेड अलार्मिंग सिचुएशन के अंदर बाकी कंपनीज को, बाकी जो देश हैं, उनको अलर्ट मिला, यूएसए, यूरोप, डब्ल्यूएचओ, इन्होंने फिर मिलकर डिसाइड किया कि हम जो है एक चाइना+1 की स्ट्रैटेजी लाएंगे, कि हम चाइना से तो लेंगे, चाइना से रॉ मटेरियल लेंगे, बट उसके अलावा भी एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जहाँ से हम रॉ मटेरियल ले, या फिर जो हमें फॉर्मुलेशंस बना कर दे, एपीआई बना कर दे। एंड वो कंट्री नो डाउट इंडिया है, क्योंकि चाइना के बाद में देखा जाए तो इंडिया ही है जो ये काम अच्छे से कर पा रहा है। एंड ड्यू टू दैट इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के चलते काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स तो लिए जा चुके हैं, इंडिया को ऑलमोस्ट चाइना के बराबर अभी ट्रीट किया जा रहा है। बट द मेन प्रॉब्लम इज़ द कॉस्ट फैक्टर, कि इंडिया में उस पर्टिकुलर एपीआई को बनाने का कॉस्ट ज़्यादा होगा कंपेयर टू चाइना, एंड उसी को बीट करने के लिए ये कमोडिटी एपीआई में भी बहुत ही मारामारी चल रही है। अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा लाइक ऊपर ऊपर से अगर आप देखते हो तो आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पे कॉस्ट जो है ना वो सबसे बड़ा इशू है।
प्रॉब्लम ये नहीं कि आप रेगुलेशंस फॉलो कर पा रहे हो, रिसर्च फॉलो कर पा रहे हो, सारे सब चीज़ कर पा रहे हो, वो तो हो जाएगी, वो तो इंडिया कर करके देगा, तभी तो उनकी दवाएं यूएस में जा रही है, अदरवाइज जा ही नहीं रही होती। बट द मेन इशू इज कि कॉस्ट वाला फैक्टर, एंड इंडिया के पास में कुछ मार्जिन बचते ही नहीं है, ऐसी कंपनीज के पास में कुछ मार्जिन बचते ही नहीं है। एंड यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट अभी सब्सिडीज वगैरह लेकर के आई है, जहाँ पे उनको लैंड हो गया, मशीनरीज हो गया, उस सब के पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट थोड़ा सा इनिशिएटिव देती है, एंड वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट जो है गवर्नमेंट की साइड से अब बढ़ गया है। कुछ पर्टिकुलर लाइक एक इन्होंने स्कीम वगैरह ये लोग निकालते रहते हैं, तो डिसाइड किया हुआ है कि इन इन पर्टिकुलर टाइप की कंपनीज को जो भी ग्रोथ फेज में है हम लोग इतना सपोर्ट करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे इन पर्टिकुलर चीज़ों से। इलेक्ट्रिसिटी के वे में भी थोड़ा सा चेंजेस अभी आने शुरू हुए। सो या, एंड इंडिया जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन में अब जाएगा, मतलब कि अभी तक इंडिया फॉर्मुलेशंस के साथ साथ एपीआई बना रहा था, अब एपीआई से पहले का जो स्टेप है केएसएम का, वो अब इंडिया धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, इंटरमीडिएट्स एंड केएसएम इंडिया जो है बनाना स्टार्ट करेगा, एंड देन दे विल बी लाइक धीरे धीरे एक एक स्टेप लेते 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 धीरे से वो लोग स्टार्टिंग में एकदम स्टार्ट वाले प्रोसीजर पे पहुंच जाएंगे कि अब खुद से वो जो है मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे सारी चीज़ों को। अब रिस्क क्या है, सबसे बड़ा रिस्क है कि प्राइस क्रैश, इसमें बहुत पैसा लगेगा, एंड इसके अंदर चाहे कंपनीज कर भी लेगी बट ये जो मार्जिन वाली कहानी है वो फिर भी स्टिल सेम ही रहेगी, क्योंकि अगर आप एक बहुत ही बेसिक सी नॉर्मल नॉर्मल चीज़ बना रहे हो जिसका कोई वैल्यू सच है नहीं, मतलब कि उसका वैल्यू एज ए फार्मा है, बट आपके पास में उसका प्राइस बढ़ाने के लिए कोई वैल्यू नहीं है, एंड आपको कोई भी हाई प्रीमियम प्राइस कब पे करता है, जब आपके प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन हो रहा होता है, या फिर आप कुछ बड़ा इनोवेशन कर आपके प्रोडक्ट जो है बाकी प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तब आपको वो हाई प्रीमियम प्राइस मिलता है, जो कि जेनेरिक्स में नहीं है। आपके पास वैसे 50 कंपनी मिल जाएगी, आपके पास ऐसे 50, तो मैंने शायद कम ही बोल दिया नंबर, आपके पास वैसे हज़ारों कंपनीज होगी जो सेम एपीआई बना रही है। यू डोंट हैव लाइक एनी स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन गेम हेयर, यू आर डूइंग द सेम थिंग विच दी अदर कंपनीज आर डूइंग, एंड अगर वो आपकी ही सेम, क्योंकि आपका भी प्रोडक्ट सेम है, वो प्रोडक्ट भी सेम है, दोनों में ही कोई चेंजेस नहीं है कि ये हमको ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर ये हमको ज़्यादा इफेक्टिव है, दोनों सिमिलर है, वहाँ पर अगर आपके थोड़ा सा भी दूसरी कंपनी ने प्राइस गिराया, ऑटोमेटिकली मार्केट डिमांड वहाँ शिफ्ट कर देगा। सो दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस क्रैश आना बहुत बहुत पॉसिबल है, एंड ये मार्जिन वाले जो इश्यूज है ये वैसे ही रहेंगे, इसमें कुछ खास बदलाव आ नहीं सकता, क्योंकि वही कमोडिटी है, एंड ये पूरा डिमांड और सप्लाई का गेम होता है, इसमें कुछ ज़्यादा फेरबदल कर नहीं सकते, क्योंकि पहली बात तो एक बहुत ही क्रूशियल सेक्टर है जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, एंड ये कि यहाँ पे आप इट्स लाइक काइंड ऑफ बेसिक थिंग, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, सो दैट इज़ वाई। एंड एनवायरमेंटल के रिगार्डिंग भी बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। कोई कंपनी अगर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही है, सिर्फ एक दिन एक नोटिस लगता है, एक वार्निंग लगती है, एंड कंपनीज ऑलमोस्ट शट डाउन हो जाती है। सो एनवायरमेंटल रिस्क को फॉलो करना इज ऑलवेज द बिगेस्ट रिस्क इन द फार्मा इंडस्ट्री, जिसकी वजह से हम लोग ठीक होते हैं, उसी की वजह से वापस बीमार हो जाते हैं, या फिर उसकी वजह से हमारी लाइफ ख़त्म हो सकती है। जितना फार्मा जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो सबसे खतरनाक वाला आपका केमिकल, सबसे खतरनाक हजार्डियस वेस्ट होता है पूरे नेचर का, एंड उसको कंट्रोल करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर वो कंट्रोल नहीं हो सकता तो दवाई बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप ठीक तो एक बार को हो जाओगे, वापस उस बायोमेडिकल वेस्ट से, जिस दवाई ने आपको ठीक किया उसी के बायोमेडिकल वेस्ट से आप फिर से बीमार पड़ जाओगे। सो दिस इज़ द अगेन वन इशू विच इज़ विजिबल देयर। अब एज ए इन्वेस्टर अगर आप उस चीज़ को देखोगे, थिंग इज कि यहाँ पे डिमांड तो स्टेबल है, डिमांड तो हमेशा रहेगी कमोडिटी एपीआईज की, बट यहाँ पे कोई भी प्राइसिंग फैक्टर नहीं है, एंड ड्यू टू दैट कंपनीज कुछ खास ग्रो कर नहीं पाएगी, क्योंकि उनके मार्जिन सेक्रीफाइस उनको कभी भी करने पड़ सकते हैं। ऑलरेडी कंपनीज मार्जिन सेक्रीफाइस करती है, उनके पास में कोई भी मार्जिन बढ़ाने का स्कोप यहाँ पर नहीं रहता है,
उल्टा गवर्नमेंट यही प्रेशर करेगी हमेशा कि अपने प्राइस को सस्ते से सस्ता रखो, अफोर्डेबल से अफोर्डेबल बनाओ। एंड दिनों दिन हर एक चीज़ का कॉस्ट जो है बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा महंगी तो होगी ना, कभी सस्ती तो होगी नहीं। अगर इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप स्पेसिफिकली बात करो तो उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें, पावर हो गया, फ्यूल हो गया, लेबर हो गया, हर एक चीज़ का तो कॉस्ट दिन दिन बढ़ता ही जाएगा। लोगों को सस्ते से सस्ता चाहिए। सो इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से डिमांड तो हमेशा स्टेबल रहेगी, लेकिन कुछ खास बदलाव जो है यहाँ पर्टिकुलरली पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू वांट काइंड ऑफ सेफ एंड लाइक कुछ भी आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, तो उस पर्टिकुलर तरीके से आप इसमें कुछ देख सकते हो। बट कुछ है नहीं कमोडिटी एपीआईज में मेजरली। येस दे नीड इन्वेस्टमेंट, इन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है ताकि एक कैश फ्लो हो इनके पास, एंड ये धीरे धीरे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना सके, इनोवेटिव एपीआईज पे शिफ्ट हो सके, थोड़ा सा अपने लेवल को इंक्रीज कर सके, एंड आगे चल के इंडिया की फार्मा ग्रोथ में हेल्प करे, एंड ओवरऑल हेल्थ केयर इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। बट यहाँ पे डिमांड तो है, रिटर्न्स के नाम पे यहाँ पे कुछ खास अगर आप एक्सपेक्ट करना चाह रहे हो तो वो आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस है एंड कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत बहुत भारी वर्कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। मेजर कैपिटल कहाँ कहाँ जाती है? प्लांट में ऑफ कोर्स पूरा का पूरा सेटअप करना, मशीन्स, बहुत ही हैवी टैंक्स, मशीन्स, केमिकल्स ऑफ कोर्स यूज़ होते हैं इस इंडस्ट्री में। उससे भी सबसे बड़ा रेगुलेशंस को मीट करना, आर&डी करना, एंड एनवायरमेंटल वेस्ट को, जो भी आपका वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको डंप करना, देन मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, से ये सब बहुत हैवी कॉस्ट है। इसके अलावा आपका जो भी आप जिस टाइप के एम्प्लॉयज़ रख रहे हो, अपने टैलेंट को पे करना, उस वो तो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो पे नहीं कर सकते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। दैट इज़ इट्स अ वेरी कैपिटल हैवी इंडस्ट्री। एंड रिटर्न्स अगर आप कंपनी की साइड से देखोगे तो मार्जिन काफ़ी लो है, बट इट्स द बैकबोन ऑफ फार्मा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इट्स एन अनचेंजेबल इंडस्ट्री अगर आप देखोगे इसको, राइट। इसके अलावा दिस इज कमोडिटी एपीआई। इट्स लाइक अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी, वो पानी की तरह है, उसका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। हमें एहसास नहीं होता है बट उसका इस इंडस्ट्री में होना बहुत ज़रूरी है। इट्स द बैकबोन, एंड आप उसको चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते, एंड इसमें कोई चेंज पॉसिबल है भी नहीं, एक्सेप्ट मार्जिन्स, एक्सेप्ट कि आप उसका थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाओ। इसके अलावा कोई चेंज पॉसिबल है नहीं। देन अदर इसके आती है कॉम्प्लेक्स एपीआई। कॉम्प्लेक्स नाम सुन के हमको पता चल रहा है कि दीज आर लाइक कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा हैवी एक वर्ड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही खुद में है कि इट इज़ लाइक क्रिटिकल काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो कॉम्प्लेक्स एपीआईज क्या होती है? कॉम्प्लेक्स एपीआई आर दोज एपीआईज जिनका जो थोड़ी सी वैल्यू एडिशन में आ जाती है, मतलब उनका जो रिजल्ट है, वो जो दवाइयाँ हैं, वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ट्रीट करने में काम आती है। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप ले लो तो एक है, एक नॉर्मल सी कमोडिटी एपीआई है, कुछ पेट दर्द का है, कुछ नॉर्मल पेन किलर है, या कुछ है, पैरासीटामोल आपका हो सकता है, दवाई का वो हो सकता है। बट कॉम्प्लेक्स एपीआई थोड़ा सा नीश स्पेसिफिक हो जाएगा कि अगर आपको कुछ कोई स्पेसिफिक रीज़न से आपका सर दर्द बहुत हो रहा है, तो वो उसको ठीक करने पे अपना जी जान लगाएगा। आपको मान लो कुछ इन्फेक्शन हो गया, आपके लिवर में कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स एपीआईज काम आती है। एंड यूजुअली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एपीआईज आपकी पेटेंटेड ही होती है। इसमें भी जेनरिक होता है बट यूजुअली आपको इसमें पेटेंट मिलेगा। जैसे जैसे आपका वैल्यू बढ़ रहा है ना, जैसे आपका प्रोडक्ट नीश स्पेसिफिक हो रहा है ना, कि हम जो है इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए दवाई बनाते हैं, वो जो नीश इसके अंदर आता जाएगा ना, जैसे वैसे ही इंडस्ट्री में वैल्यू ऐड होती जाएगी, ना वो प्रीमियम ऐड होता जाएगा। एक कमोडिटी एपीआई जो है, कमोडिटी नॉर्मल दवाई जो है वो सस्ते प्राइस पे बिकेगी, एंड जो कॉम्प्लेक्स वाली एपीआई जो दवाई है वो एक सॉर्ट ऑफ हायर प्राइस पे बिकेगी। सो द रीज़न इज कि ये नीश स्पेसिफिक है, एक इशू पे, एक बीमारी पे काम करने वाली दवाई है, राइट। एक पर्टिकुलर चीज़ को ठीक करने के लिए इसको बनाया गया है, ये नीश स्पेसिफिक बनती जा रही है, एंड दैट इज़ वाई इसको प्रीमियम मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर वो नीश स्पेसिफिक है तो उसको बनाने का प्रोसेस से भी थोड़ा
और ज़्यादा स्पेशल होगा, और ज़्यादा टाइम टेकिंग, और ज़्यादा लाइक एकदम स्किल्ड एंड इनोवेटिव, थोड़ा सा और R&D की आपको वहाँ पे ज़रूरत है, और ज़्यादा अच्छे से रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा टेस्टिंग एंड ट्रायल करने की ज़रूरत है। सो ये जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना 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 आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, राइट। इसको बनाना एक तो बहुत ही मुश्किल है, एंड क्योंकि मुश्किल है, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता, तो ये कंपनीज भी बहुत लिमिटेड है। मतलब आपको यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपका वैल्यू बढ़ रहा है, प्रीमियम बढ़ रहा है, आपको उस इंडस्ट्री का जो एंट्री बैरियर है वो और ज़्यादा हाई हो रहा है, केपेक्स बढ़ता जा रहा है, एंड क्योंकि केपेक्स बढ़ रहा है तो कंपनीज कम होती जाएगी। ये मैं आपको अभी से ही बोल देती हूँ। एपीआई इंडस्ट्री ऐसी ही है, जैसे जैसे आपका क्वालिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके लिए रिस्क जो है, रिस्क तो बढ़ेगा बट कंपिटिटिव एडवांटेज कम होता जा रहा है। मतलब कंपटीशन कम होता है, कंपिटिटिव एडवांटेज आपका बढ़ता जा रहा है, राइट। एंड यहाँ पे पूरा अगर आप कॉम्प्लेक्स एपीआई को देखोगे तो ये मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी है। आपको मल्टी केमिकल प्रोसेसेस से निकलने के बाद में आपका एक एपीआई रेडी होता है। सो इट्स टाइम टेकिंग, इट्स सो मच हैवी केपेक्स वाला पर्टिकुलर इंडस्ट्री आप देखोगे। इसके अलावा हाई प्योरिटी कंट्रोल, बहुत प्योरिटी से आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। आप जो पूरा प्रोसेस कर रहे हो, आपके टैंकर जिसमें आप अपना रिएक्शन वगैरह करवा रहे हो से लेकर जहाँ पे आप अपनी दवाई को पूरा प्रॉपर शेप दे रहे हो, पूरा प्योर होना बहुत ज़रूरी है। चलो एपीआई तो आप बल्क में बना रहे हो, चल गया एक बार को कमोडिटी, बट कॉम्प्लेक्स है, एक पर्टिकुलर डिजीज पे काम करेगा, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, एक पर्टिकुलर बीमारी पे काम करेगा, तो इट नीड्स टू बी वेरी मच प्योर एंड लाइक आपके लिए उसका जो टेस्टिंग या ट्रायल्स है उसको पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका पूरा पूरा बैच, पूरा पूरा लॉट वेस्ट हो सकता है, एंड वहाँ पे आपको बहुत नुकसान, क्योंकि करोड़ों का नुकसान वहाँ पर ईजिली पॉसिबल है। एंड जो आपने इतना पैसा लगाया, जो टाइम लगाया, जो वर्कफोर्स आपने वहाँ लगाई, जितना R&D आपने किया, जितने टेस्टिंग ट्रायल्स किए अभी तक, एक लास्ट स्टेप में अगर आप फेल हो गए तो आपको पूरा प्रोसेस रिपीट आपको करना पड़ता है, एंड बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस यहाँ पे आपको झेलना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई जितना नीश स्पेसिफिक है उतनी ही प्योरिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, उतने ही लेवल का आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, एंड इस वजह से आपको यहाँ पे और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। एंड स्किल्ड केमिस्ट, स्किल्ड साइंटिस्ट, स्किल्ड डॉक्टर्स, स्किल्ड जो भी आपके फार्मासिस्ट हैं, जो कुछ भी हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अगर आपका बनाने वाले जो लोग हैं वो स्किल नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लाइक एक्सपर्टीज इनटू देम, कोई सेंस उनका फिर निकलेगा नहीं, एंड of course they will be paying charging higher for the work they are doing। एंड इस वजह से यहाँ पर अगेन एक और एंट्री बैरियर आ जाता है कि आपका वर्कफोर्स बहुत ही स्किल्ड एंड टैलेंटेड होना चाहिए, राइट। एंड यहीं पे आपका सबसे ज़्यादा पैसा भी लगता है। अब इसका रोल क्या है फार्मा इंडस्ट्री में? इसका रोल है वैल्यू ऐड करना, इसका रोल है पेशेंट को ठीक करना, उसकी बीमारी पे काम करना, उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर काम करना, ना कि बस एक शॉर्ट टर्म। मतलब कि अगर आप कमोडिटी को लेके चलोगे तो अक्यूट डिजीजेस के लिए जो एक टाइम के लिए होता है, 2 दिन 3 दिन के लिए रहते हैं, एंड जब हम वो पर्टिकुलर दवाई लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। बट ये आते हैं जो छोटे अक्यूट से थोड़े बड़े डिजीजेस हो गए, जो आपको जो जो डिजीजेस बाद में चल के क्रॉनिक डिजीजेस में बन सकते हैं। मान लो आज मुझे कुछ हेडेक का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा सर दर्द करता है, मैं ध्यान नहीं दूंगी आज, अगर मैं वो कॉम्प्लेक्स एपीआई मतलब वो नीश स्पेसिफिक दवाई नहीं लूंगी, आगे चल के हो सकता है कि मेरे ब्रेन में, मतलब आगे चल के पूरा सर मेरा कुछ उसमें प्रॉब्लम्स होने लग जाए, मुझे माइग्रेन हो जाए, मुझे ये हो जाए, वो हो जाए। तो वो क्रॉनिक डिजीज पे जाने से आपको बचाता है। पहले मैं ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि पूरी इंडस्ट्री अब केयर टू क्योर पे शिफ्ट होगी, पूरी इंडस्ट्री क्योर मेथड पे काम करेगी, प्रिवेंटिव मेथड पे काम करेगी, राइट। एंड ये कमोडिटी से ऊपर की लेयर है। अगर आप देखोगे तो कमोडिटी जो एपीआई है उससे नेक्स्ट जो सुपीरियर आता है, उससे ऊपर जो आता है वो आपका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एपीआई वाली सेगमेंट है। एंड इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ा सा देखते तो यहाँ पे मार्जिन थोड़े से बेटर है, अच्छे मार्जिन रहते हैं, क्योंकि आपको अगर मान लो आज आप कोई भी प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जा रहे हो, एंड ऑफ कोर्स सर्दी जुकाम की दवाई तो है नहीं, एंड आपको वो नीश स्पेसिफिक दवाई दे रहे कि आपको ये प्रॉब्लम है एंड दैट इज़ वाई आपको ये इन्फेक्शन है, ये आपको दवाई लेनी पड़ेगी या जो कुछ भी है, तो आप उसके लिए प्रीमियम पे ऑटोमेटिकली करोगे। जो एक 10 गोली का जो स्ट्रिप आता है उसके लिए आप
जितना वो माँगेगा 500, 600, 700, 800, 1000 रुपए वो पे करोगे, क्योंकि आपको ठीक होना है। एंड ऑफ कोर्स वो कॉस्ट आप उसको ऐसे नहीं दे रहे हो, उसमें वो कॉस्ट लगी है, उस पर्टिकुलर दवाई को बनाने के लिए उतना पैसा लगा है, एंड दैट इज़ वाई पेइंग द कॉस्ट। ये सब मार्जिन यहाँ पे अच्छे हैं। कंपटीशन कम है, जैसे जैसे वैल्यू एडिशन की बात अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे कंपटीशन धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि एंट्री बैरियर्स बहुत हाई है, बहुत हैवी केपेक्स है, इसलिए यहाँ पे आप इजीली एंट्री नहीं ले सकते हो। इसके अलावा बेटर प्राइसिंग पावर आपको यहाँ मिल जाती है, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग अ ग्रेट क्वालिटी विद अ ग्रेट ब्रांड एंड यू हैव ट्रस्ट ऑफ द पीपल, यू इजीली गेट योर प्राइसिंग पावर। सेम चीज़ अगर आपको कोई और कंपनी ला के दे रही है, बट क्योंकि उनके पास में कोई ब्रांड नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी, वो आपका ऑटोमेटिकली सस्ते प्राइस पे होगा। बट आपका अगर कोई ब्रांड वैल्यू है, इफ़ यू आर वेरी लाइक ऑन द प्रीमियम साइड, आप ऑटोमेटिकली उसको हायर प्राइस पे सेल कर सकते हो। राइट, किस टाइप के डिजीजेस जो है इस कॉम्प्लेक्स एपीआई से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं? कार्डियक डिजीजेस हो गए, आपके ब्रेन डिसऑर्डर्स वाले कुछ डिजीजेस हो गए, वायरल काइंड ऑफ चीज़ें हो गई, जो इन्फेक्शन है, म्यूटेशन है, एक दूसरे से फैलता है, वो हो जाता है। सीरियस क्रॉनिक डिजीजेस हम कुछ मान के चल सकते हैं, वो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स एपीआई वाले सेगमेंट से उन दवाइयों से ट्रीट हो सकते हैं। राइट, एंड जितना आप मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, उसके अंदर आप जितना चाहो उतना कॉम्प्लेक्स जा सकते हो, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। बट ये है कि वो दवाई के फॉर्म में ही होगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मुलेशंस। जो और मैं एपीआई की बात करूंगी वो कॉम्प्लेक्स में नहीं आएंगे, वो अलग ही एपीआई है खुद के अंदर। जैसे मैं बायोलॉजिक्स की बात करूंगी तो बायोलॉजिक्स कॉम्प्लेक्स एपीआई का पार्ट नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स एपीआई इज लाइक वो रहेगा हमेशा दवाई की फॉर्म में, वो बिकेगा हमेशा केमिस्ट की दुकान पे। बट ये है कि वो आपके लिए और ज़्यादा जितना आप बात करोगे उतना नीश स्पेसिफिक वो बन सकता है। कॉम्प्लेक्स मीन्स वेरी लाइक वेरी मच नीश स्पेसिफिक इट कैन बिकम। राइट, इसमें अब चैलेंजेस क्या है कि प्रोसेस का एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें मल्टी स्टेप होते हैं कि आपको ये केमिकल पूरा प्रोसेस करने के बाद में आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचते हो। एंड वहां तक आते आते आपने मान लो कुछ गलती कर दी बीच में, आप ऑटोमेटिकली आपको वापस से शुरू करना पड़ेगा। सो अगेन प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन का बहुत बड़ा रिस्क है। आपको पूरे प्रोसेस को लाइक आपने अगर 10 तरह के 10 बार उसको बनाया, 10 बार में से मान के चलो 3 या 4 बार ही आपका सक्सेसफुल होगा। कुछ ना कुछ इश्यूज की वजह से, कुछ ना कुछ प्रायोरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, एक सर्टेन एयर प्रेशर होना जरूरी है, एक सर्टेन लाइक आपने बना दिया एंड आपने उसको स्टोरेज ठीक से नहीं दिया तो भी आप वहाँ फेल हो जाओगे। उन दवाइयों को स्टोरेज देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्ड चेन में रखना, वो वाली बात आ जाती है। हालांकि डिपेंड करता है किस टाइप का फॉर्मुलेशन है, वैक्सीन है तो उसका अलग टाइप का स्टोरेज होगा, नॉर्मल दवाई है तो उसका कुछ अलग हो सकता है, कुछ और मतलब ड्रिप के फॉर्म में भी जो हम लोग ग्लूकोज वगैरह चढ़वाते हैं वो वो भी एपीआई का ही फॉर्म होता है। तो वो अगर एपीआई है तो उनका स्टोरेज अलग होता है, आप उनको एक सर्टेन टेम्परेचर पे आपको उनको रखना पड़ेगा। सो इट्स वेरी मच लाइक हर एक स्टेप पे आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपका जो पैसा है, आपका जो पूरा अब तक का मेहनत, टाइम, सब कुछ खराब हो जाता है। राइट, एंड इसके बाद में आपका आता है रेगुलेटरी रिस्क। ऑटोमेटिकली इसके बारे में तो मैं चाहूँ जितना बोलूँ जितना कम रहेगा, क्योंकि रेगुलेशन होना इज़ वेरी 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 लाइक एक वार्निंग लेटर आता है एंड यू हैव टू चेंज अ कंप्लीट प्रोसेस और यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। बहुत सारे आपके ऊपर केसेस चल सकते हैं, अल्टीमेट लाइक कुछ अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो गया, आपकी फैक्ट्री पे ताला भी लग सकता है। दैट इज़ वाई। राइट, स्केल का रिस्क है, अगर आपने बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में बना लिया तो आपका रिस्क है। आप बहुत जल्दी स्केल करने के बारे में सोच नहीं सकते हो। आपका एक एक और इशू इसमें है कि जो बड़े एक बेनिफिट इसको मैं कहूँगी, जो बड़े स्केल पे ऑलरेडी ऑपरेट करें ना तो वहाँ आपको थोड़ा सा प्राइसिंग पावर मिल जाता है। बट अगर आप इसको स्केल करने के बारे में सोचते, एक छोटी कंपनी जब स्केल करने के बारे में सोचती है, वहाँ उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं, क्योंकि वो कई सारे अगेन रेगुलेशंस यहाँ पे आ जाते हैं, कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, हैवी केपिक्स लगाना पड़ता है, अच्छा स्किल्ड स्टाफ रखना पड़ता है। एंड इतना पैसा एक छोटी कंपनी के पास में नहीं होता है, एंड दैट इज़ वे अपने सर्टेन एरिया में रहते हैं, वो कभी भी स्केल करने के बारे में सोच नहीं सकते।
बट जो कंपनीज ऑलरेडी स्केल लेवल पे काम कर रही है उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट है, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा उसको मेंटेन करना एंड एक अच्छा ऑलरेडी उन्होंने बेस बना दिए तो वहाँ के लिए ईजी हो जाता है। बट स्टिल एग्जीक्यूशन रिस्क इज स्टिल फॉर दोज बिग 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 कंपनीज, उनसे भी गलती हो सकती है, उनका भी पूरा किया हुआ प्रोसेस मान लो 15 स्टेप का प्रोसेस है वो भी आके अपने 11वें स्टेप पे खराब हो सकता है। सो दैट इज वाई। इसके अलावा या ये सारी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस की हम बात कर चुके हैं। अपॉर्चुनिटी कैसी है कि इंडिया के पास अपने स्ट्रॉन्ग केमिस्ट है, हमारे हमारी जो केमिस्ट्री है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो वी कैन मेक ग्रेट सॉल्यूशंस फॉर आर इंडियंस, फॉर आर पीपल एंड द कंपनी द कंट्री इज डूइंग दैट। एंड इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो इंडिया के साइड से यहाँ पे मार्केट अच्छा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स एपीआईज का मार्केट अब काफ़ी स्टेबल है। कमोडिटीज तो हमेशा चलती रहेगी, वो इसलिए एक सदाबहार वाली चीज़ है, बट कॉम्प्लेक्स एपीआईज का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। एंड उस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इंडिया में स्टिल स्टिल लाइक बहुत अपॉर्चुनिटी है कि लोगों की हालत आप जानते हो, दे हैव लाइक ब्रूटल लाइफ स्टाइल एंड दैट इज़ वाई इंडिया के पास में ऑलरेडी अच्छा टैलेंट है, अच्छे लोग हैं एंड समवेयर कंपनीज डू पुट एफर्ट्स, मतलब बहुत केपेक्स वगैरह भी लगाती है, लगाने वाली कंपनीज वो भी करती है। सो गवर्नमेंट भी अब थोड़ा सा इनिशिएटिव दिखा रही है, चाइना से डिपेंडेंस कम हो रहा है। सो उन पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव्स की वजह से कॉम्प्लेक्स एपीआई में अब धीरे धीरे डिमांड और इंक्रीज होगा, राइट। एंड चाइना यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता स्पेसिफिकली क्योंकि उनका जो क्वालिटी है वो बहुत ही घटिया किस्म की क्वालिटी वो देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ बना रहे हो तो उसके अंदर आपको ऑफकोर्स क्वालिटी एंड प्योरिटी वाला पॉइंट यहाँ पे अगेन आता है एंड वहाँ आपको चीज़ मेंटेन करनी ही पड़ेगी। एंड चाइना पे यहाँ पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। एंड जो कॉम्प्लेक्स एपीआईज इंडिया बनाता है वो बाहर एक्सपोर्ट भी करता है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। एंड यहाँ एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों ही मार्केट से अच्छी डिमांड है इंडिया के पास में, राइट। रिस्क यहाँ पे अगेन एग्जीक्यूशन का रिस्क आ जाता है, रेगुलेटरी का आ जाता है एंड आपका बैच फेलियर का रिस्क सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहता है। अगेन जो एग्जीक्यूशन का ही पार्ट है, प्रोसेस का ही पार्ट है, राइट। एंड अगर आप एज ए इन्वेस्टर इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ पर थोड़े से मार्जिन आपके सस्टेनेबल है एंड लॉन्ग टर्म कस्टमर्स यहाँ पे बन जाते हैं। मतलब ये क्रॉनिक डिजीजेस पे मेजरली काम करती है आपकी कॉम्प्लेक्स एपीआई। एंड एक बार अगर कोई हार्ट का पेशेंट बन गया वो लाइफ टाइम दवाई दवाई खाएगा ही खाएगा हार्ट की। आपको आप उसको बदल नहीं सकते, अगर उसको जीना है उसको खाना ही पड़ेगा। सो एक लॉन्ग टर्म कस्टमर वाली जो चीज़ है ना ये यहाँ पर बनी रहती है एपीआई के अंदर, स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स एपीआई के अंदर, क्योंकि इट्स नीश स्पेसिफिक। एंड उसको अगर मतलब लोगों को ये चीज़ करना ही होगा, उनको जिंदा रहना है, तो उस पर्सपेक्टिव से इन कंपनीज के अंदर ग्रोथ आती रहेगी। जितना लोग बीमार पड़ेंगे उतना ये कंपनीज ग्रो करेगी। येस दिस लाइन इज ब्रूटल, दिस लाइन हर्ट सो मच, बट दिस इज द ट्रुथ। मतलब जितना लोग बीमार पड़ेंगे उतना ही फार्मा कंपनीज हो गई, उतना जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा होगा वो उतना ही कमाएगा, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्स, टू टेक केयर ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड क्या हम खा रहे हैं, क्या हम रह रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट में हमें, किन लोगों के साथ में हमें, ये सब हमें अभी से डिफाइन करना शुरू करना पड़ेगा। यहाँ से हमारी हेल्थ पूरी पलट भी सकती है, हो सकता है लोग थोड़ा सा कम बीमार पड़ना शुरू हो जाए क्योंकि लोग आजकल थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो रहे हैं। अगर आप देखोगे उस चीज़ को, मतलब डॉक्टर के पास जाने से पहले ही वो अपनी बीमारी को काफ़ी हद तक स्टडी कर लेते हैं थ्रू एआई एंड थ्रू इंटरनेट। काफ़ी कॉन्शियस अब लोग हो रहे हैं। डाइट चार्ट आपको जो है एक नॉर्मल सा चैट जीपीटी पे आपको मिल जाता है। इफ़ यू फॉलो, इट्स जस्ट द एग्जीक्यूशन थिंग, जो एग्जीक्यूट कर लेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज़ द मोस्ट लाइक इंसान को उसी चीज़ से नफरत है एंड वो चीज़ अगर वो नहीं कर पा रहे, जो इस चीज़ को कर लेगा वो तो मस्त अपना आराम से इन सब चीज़ों से दूर रहेगा। बट जो नहीं कर पाएगा वो फार्मा कंपनीज हो गई, चाहे हॉस्पिटल हो गया, चाहे जो भी हो गई, इस पर्टिकुलर लाइन में जो कुछ भी आएगा उनके लिए कैश इंजन बन जाएगा, राइट। सो यही हमारे लिए एक मैसेज भी है। अगेन ऑफ कोर्स हम रुक तो नहीं सकते ना कहीं पे। अगर हमें लग रहा है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी एंड ऑफ कोर्स हर कोई पैसा बनाने आया है, इन्वेस्ट करना इज अनदर पार्ट, बट अगर ओवरऑल ठीक हो जाए, आयुर्वेद जैसे कंपनीज ग्रो करे, इससे ज़्यादा मैं तो ये चाहूँगी। फार्मा से ज़्यादा, लेकिन फार्मा का डिमांड हमेशा वैसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता, कम कभी नहीं हो सकता, उल्टा बढ़ेगा, ये एक फैक्ट है। बट उसके ही अपोजिट हैंड पे अगर आयुर्वेदिक जो लाइफ स्टाइल है वो लोगों की थोड़ी बढ़ जाए, जैसे मैंने आयुर्वेदिक की बात की थी आपसे पहले, तो वो अगर तो लोगों की बढ़ जाए तो फार्मा पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है, राइट।
एंड फार्मा कंपनीज ऐसे ही पैसा बनाती रहेगी जैसे जैसे लोग बीमार पड़ते रहेंगे. सो यस, दीज वर कॉम्प्लेक्स एपीआईज. अभी हमने दो एपीआईज को स्टडी किया है, कॉम्प्लेक्स एंड कमोडिटी. तो मैं बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं करूँगी. हम एक छोटा 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 पॉइंट समझ के चलेंगे. इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एच पी ए पी आईज एंड योर फर्मेंटेड हम नहीं करेंगे. हम पेप्टाइड एपीआईज को करेंगे. पेप्टाइड एपीआईज एक अभी रिसेंट में ये चीज़ आई है, इनोवेट हुई है, एंड दैट हैज़ वेरी क्रेजी लाइक रिजल्ट्स एंड क्रेजी डिमांड ऑफ दैट. थोड़ा सा आप चाहो तो पहले से पढ़ सकते हो. एंड एच पी एपीआईज हमारे हो गए और पेप्टाइड एपीआईज हमारे हो गए. हम इन दोनों को चीज़ों को स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट. सो कॉम्प्लेक्स इज अगेन दी नीश स्पेसिफिक एंड वैल्यू एडेड वाली दवाइयाँ, थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा लाइक डिजीज़ पे काम करने वाली दवाइयाँ. एंड कमोडिटीज़ लाइक वेरी नॉर्मल दवाई जो आपको डेली यूज़ में कभी कभी लगती है, हमें छोटे छोटे पेन में हम लोग खा लेते हैं, वो हमारी जेनरिक एकदम बेसिक दवाई होती है, राइट. सो दोनों का मैं आपको मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता चुकी हूँ. एंड आप एक बार इसको वापस से समझोगे, वापस से सुनोगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट द सेंटिमेंट इज सेम कि इंडिया दबा हुआ है. इंडिया is doing good, no doubt. बट द थिंग इज कि इंडिया कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट के साइड से दबा हुआ है, यूएस का प्रेशर है, खुद का इंडिया के पास में जो इनोवेशन पावर है वो नहीं है, लेबर की कॉस्ट बहुत लाइक अभी तो खैर कम है इंडिया में अगर देखा जाए, बट स्टिल एज अ लेबर हमको ट्रीट किया जा रहा है. एंड जो कॉस्ट एक कंपनी को पे करनी पड़ती है एंड मार्जिन सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही है. सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर. चाइना का डिपेंडेंस अलग से यहाँ पर हमको और प्रॉब्लम में डाल देता है. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अगर इनफ नहीं होते हैं तो कंपनी सफ़र करती है. सो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है फार्मा इंडस्ट्री में. हालांकि ये सब धीरे 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 सॉल्व हो रही है, मैं ये चीज़ नहीं कह रही हूँ. इसका सोल्यूशन आपको ना, जब आप एपीआई सारी पढ़ लोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है. सबसे बड़ा रिस्क आपके यहाँ पे एनवायरमेंटल रिस्क है. अगर मैं अभी तक का अगर मैं आपको सबसे ज़्यादा बताऊँ तो एनवायरमेंटल रिस्क की वजह से रेगुलेशंस बने हैं. ये चीज़ भी आपको याद रखनी है. एनवायरमेंटल रिस्क सबसे ज़्यादा है. एंड केपिक्स, ये दो, एग्जीक्यूशन ले लो चाहे केपिक्स ले लो, ये दो सबसे बड़े इश्यूज है जो फार्मा इंडस्ट्री में हो रहे हैं, राइट. सो या एंड इनोवेशन तो ऑफकोर्स है यार. R&D करना, इनोवेशन करना, वो तो अपने आप में है ही, वो तो करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू ग्रो, राइट. सो मैंने बहुत ही सिंपल रखा है इसको. ज़्यादा मैं फालतू का जार्गन और फ्लफ नहीं क्रिएट करना चाहती, आपको कुछ समझ में ही ना आए. एज ए डॉक्टर वाली लैंग्वेज में मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती. मैं चाहती तो बहुत हैवी वर्ड्स यूज़ कर सकती हूँ, बट द थिंग इज लेट्स कीप इट सिंपल, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है. सो नॉट लेट्स नॉट मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स. इट्स मैं कोशिश करूँगी आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की. एंड क्योंकि इट्स अ क्रूशल इंडस्ट्री, तो मैं छोटे 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 इनिशिएटिव, छोटे छोटे स्टेप से लेकर के आपको समझाऊंगी, राइट. सो विद दैट कोई भी डाउट्स है प्लीज़ आस्क मी. एंड अच्छे अच्छे डाउट्स पूछो ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ ये भी चीज़ हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये ऐसा है वो सब कुछ है, राइट. मतलब कि let's do some brainstorming, right. And if you have any kind of doubt you can ask me. With that I would like to end the video. काफ़ी चीज़ें और स्टडी करेंगे. नेक्स्ट में हम एच पी ए पी आईज एंड पेप्टाइड ए पी आईज को स्टडी करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, right. With that I would like to end the video, and I'll see you in the next video. Till then, do research. Thank you.